हेलो एंड वेलकम टू यत्न इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक भंडारी और आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के एपिसोड शुरुआत करने के पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी के लिए मैं यहाँ करने वाला हूँ। काफ़ी लोगों को तो ये बात ऑलरेडी पता ही होगी, लेकिन जो लोग नहीं जानते तो आज के बाद यानी कि मंडे से स्टॉक मार्केट न्यूज़ का वीडियो परिमल सर बनाने वाले हैं। तो काफी लोगों ने पूछा था कि परिमल सर क्यों नहीं बना रहे हैं। अभी परिमल सर उन सभी लोगों के लिए, आप सभी के लिए ये वीडियो की सीरीज वापस से रिजॉइन करने वाले हैं एंड ही विल बी बैक फॉर ऑल ऑफ यू। इसी के साथ अभी हम अपने एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहां हम सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमी की न्यूज देखेंगे। यूएस का जो Q1 का इकोनॉमिक डेटा था, जो जीडीपी का उनका डेटा था, वो 1.3% पे ओरिजिनली जो यूएस इकोनॉमी उन्होंने रिपोर्ट किया था। लेकिन ये नंबर्स जो होते हैं, जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा होता है, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा होता है, उधर इट इज सब्जेक्ट टू चेंजेस एज एंड व्हेन। जो ग्राउंड लेवल का डेटा जैसे जैसे अपडेट होते जाता है, वैसे वैसे जिस दिस मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स कीप्स ऑन चेंजिंग। ये जो यूएस का इकोनॉमिक ग्रोथ का जो डेटा है, वो एक अपवर्ड रिवीजन वहां पे देखने को मिला है। 1.3% का जो रिपोर्टेड नंबर था, दैट हैज इंक्रीज टू 1.4%। यहाँ पे जो सबसे मेजर स्पेंडिंग जो है, कंज्यूमर स्पेंडिंग का ग्रोथ जो है, वो 1.5% पे ही था। लेकिन जो एस्टिमेट्स थे, दैट वर अराउंड 2%। तो इसी की वजह से Q1 में यूएस का जो ग्रोथ रहा था, वो ऑन अ लोअर साइड रहा था, बिकॉज कंज्यूमर स्पेंडिंग ही नहीं हुई थी एज पर द एक्सपेक्टेशंस। मूविंग ऑन टू इंडियन इकोनॉमी। इंडिया में जो हमारी सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अनाउंस की है, रिलीज की है। एंड यहाँ पे उनके कुछ की पॉइंट्स अगर हम इस रिपोर्ट से देखें, तो हमारे जो गवर्नर है, हमारी जो आरबीआई, वो कहती है कि इंडिया की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनकी बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। बोथ बैंकिंग एंड द एनबीएफसी सेक्टर्स, इन सब दोनों में ही जो कैपिटल एडिक्वेसी के रिक्वायरमेंट होती है, दैट विल बी अबाव द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इवन इन द केस ऑफ सीवियर स्ट्रेस। अगर कोई स्ट्रेस सिनेरियो आता भी है, तो हमारी जो इंडिया की बैंक्स है और जो एनबीएफसीज है, इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इतना स्ट्रांग है कि इन दैट सिनेरियो एज वेल, इन ये अपने रेगुलेटरी लिमिट से बेटर रहेगा या उनके अबाव रहेगा। ये एक अच्छी साइन है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, ओवरऑल ये जो दोनों भी इंडस्ट्रीज है, या जो पूरा हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का स्पेस है, उसके लिए। आरबीआई ने ये भी हाईलाइट किया अपनी रिपोर्ट में कि गवर्नमेंट की FY25 में जो बोरोइंग प्रोग्राम रहेगा, वो लोअर हो सकता है एज कंपेयर टू FY24। एंड इसी की वजह से जो हमारे यील्ड्स है, उसमें एक मार्जिनल रिडक्शन भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स है, वो ही कम होते हुए नजर आएगी। इसके साथ साथ रिपोर्ट में कुछ और पॉइंट्स भी हाईलाइट किए गए थे। जो राइट ऑफ्स हुए हैं इस ईयर में, वो लास्ट ईयर के मुताबिक एक डिक्लाइन होते हुए दिखे हैं। एंड जो राइट ऑफ रेशियो है, वो ऑलमोस्ट सेम रहा है। लेकिन जो मेजर इम्पेयरमेंट एसेट्स क्लासेस में अगर हम देखें कि किस टाइप के लोन्स में ज्यादा इम्पेयरमेंट देखने को मिला है, तो एग्रीकल्चर जो स्पेसिफिक लोन्स होते हैं, एग्री लोन्स होते हैं या लोन्स टू फार्मर्स है, तो वहां पे इम्पेयरमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिला है। एंड दिस हैज बीन अ ट्रेंड इन इंडिया। हमेशा से एग्रीकल्चर के जो लोन्स है, वहीं पे इम्पेयरमेंट सबसे हाईएस्ट रहता है। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की ओर बढ़ते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 11,000 करोड़ रुपीस का फंड रेस करने का अप्रूवल दिया है। जो अप्रूवल दिया है, दैट इज इन कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स। एक तो है कि कंपनी QIP के थ्रू 5,000 करोड़ रुपीस यहाँ पे रेस करेगी। एंड इसके अलावा वाया डेट इंस्ट्रूमेंट्स दे विल बी रेजिंग 6,000 करोड़। टोटल 11,000 करोड़ का फंड रेज कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव करके रखा है। लेकिन ये QIP या जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटीज होगी, या रेजिंग ऑफ बॉन्ड्स वगैरह, ये जो भी चीजें होगी, इसका कोई टाइमलाइन यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है। और ना ही ये बताया कि ये फंड्स किस वजह से ये लोग यूटिलाइज करने वाले, क्या रीजंस होंगे टू रेज दिस फंड्स।
सो द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग रूट मोबाइल। रूट मोबाइल का स्टॉक प्राइस कल 13% बढ़ा था। माइक्रोसॉफ्ट एंड प्रॉक्सिमस ग्रुप बेसिकली रूट मोबाइल का ही पेरेंट है। सो इन दोनों कंपनीज ने एक पार्टनरशिप साइन करी है, जहां पे प्रॉक्सिमस एंड माइक्रोसॉफ्ट दोनों ही एक दूसरे के प्रोडक्ट्स यूज करके सिनर्जीज का बेनिफिट एंजॉय कर सके। एंड इसी में रूट मोबाइल की सर्विसेज भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ शेयर होगी। सो ये जो डील हुई है बिटवीन प्रॉक्सिमस एंड माइक्रोसॉफ्ट, दिस विल बी फॉर अ 5 ईयर ड्यूरेशन। एंड इस डील के बाद रूट मोबाइल के स्टॉक में एक पॉजिटिव रन देखने को मिला था। स्टॉक जो है कल 13% पे पॉजिटिवली क्लोज हुआ है। वर्लपूल ऑफ इंडिया का स्टॉक भी कल 9% बढ़ा था। सो एक न्यूज आ रही है कि जर्मनी बेस्ड जो एक कंपनी है रॉबर्ट बॉश जीएमबीएच, सो ये वर्लपूल का जो यूएस एंटिटी है उसे एक्वायर करने वाली है। सो वर्लपूल कॉर्प बेसिकली ये एक पेरेंट एंटिटी है जिसके अंडर वेरियस जोग्राफीज में बिजनेस किया जाता है। एंड इंडिया की जो लिस्टेड कंपनी है वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो भी वर्लपूल कॉर्प की ही एक अल्टीमेट सब्सिडियरी आती है। सो जैसे ही ये न्यूज आने लगी, जैसे ही ये रिपोर्ट्स आने लगी कि रॉबर्ट बॉश इज गोइंग टू एक्वायर वर्लपूल कॉर्प, सो यूएस मार्केट्स में वर्लपूल कॉर्प का शेयर तो पॉजिटिव था परसों जब ये न्यूज आई थी। एंड उसके बाद जब कल ये हमारा मार्केट ओपन हुआ कल सुबह, तो वर्लपूल ऑफ इंडिया का जो स्टॉक था वो भी काफी पॉजिटिवली यहाँ पे मूव हुआ है। वर्लपूल का जो पेरेंट एंटिटी है वर्लपूल कॉर्प बेसिकली, उन्होंने रिसेंटली ही 24% स्टेक इंडियन बिजनेस में इन्होंने बेचा था। तो 75% से 51% पे ही अपना स्टेक लेकर आए थे। एंड उन्होंने यही बताया था कि ये जो स्टेक सेल है, इट वुड बी दैट फंड्स वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर अदर ज्योग्राफीज, अदर बिजनेसेस। तो उसी यही कारण से उन्होंने यहाँ पे फंड्स रेस करे थे। सो ओवरऑल अगर बॉश ग्रुप यहाँ पे आता है तो एक काफी सिनर्जीज का बेनिफिट होगा। वर्लपूल के जो प्रॉब्लम्स है वर्लपूल कॉर्प के, वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो सकते हैं, ऐसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड इसी के वजह से दोनों ही स्टॉक्स बोथ फ्रॉम द यूएस एंटिटी एंड फॉर द इंडियन एंटिटी ये पॉजिटिव रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, इस कंपनी ने 23% स्टेक एक्वायर किया है इंडिया सीमेंट्स ने। सो अल्ट्राटेक इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है। एंड अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, सो अंबुजा सीमेंट का जब से अदानी ग्रुप ने एक्विजिशन किया है, अंबुजा एंड एसीसी, एंड उसके बाद अभी भी काफी सारे एक्विजिशंस वो लोग एक्टिवली कर रहे हैं। सो इसके बाद जैसे कि सिनेरियोज ही चेंज हो गए, कंसोलिडेशन जो है वो पीक पे आने लग गया है इस इंडस्ट्री के लिए। सो अभी रिसेंटली ही अल्ट्राटेक ने अपना केशोराम इंडस्ट्रीज का एक्विजिशन कंप्लीट किया था। एंड नाउ इट इज आइंग इंडिया सीमेंट। सो मिस्टर राधा किशन दमानी जी इंडिया सीमेंट्स में काफी टाइम से इन्वेस्टेड थे। एंड उनके जो ग्रुप के होल्डिंग्स है वो 23% लगभग कुछ स्टेक था इंडिया सीमेंट्स में, वो ट्रांसफर किया है उन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट को। सो यहाँ पे बेनिफिट ये रहेगा कि अल्ट्राटेक के पास ऑलरेडी साउथ इंडिया में प्रेजेंस है, जहाँ पे इंडिया सीमेंट्स ऑपरेट करता है। एंड वहाँ के ये शायद ऐसा माना जा रहा है अभी कि कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि इंडिया सीमेंट्स एंड अल्ट्राटेक सीमेंट्स थोड़े सिनर्जीज में ऑपरेट कर सके। इंडिया सीमेंट्स के पास अराउंड 14.45 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी है। एंड अगर हम स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स देखें तो लास्ट 2 दिनों में अल्ट्राटेक का स्टॉक 8% अप है, वहीं इंडिया सीमेंट का स्टॉक 27% अप है। रिलायंस जियो के रिगार्डिंग दो न्यूज है यहाँ पे। सो फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रम। अभी स्पेक्ट्रम ऑक्शन जब हुआ तो रिलायंस जियो ने 1800 मेगाहर्ट्ज का दो अलग अलग बैंड्स ले, जिनकी टोटल स्पेक्ट्रम इज 1800 मेगाहर्ट्ज। और ये दोनों बैंड्स बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये दो सर्कल्स के लिए लिए गए हैं। सो यहाँ पे कंपनी अपना जो 5G ऑफरिंग है उसको स्ट्रेंथन करना चाहती है। एंड इसीलिए उन्होंने इस रिसेंट ऑक्शन में 1800 मेगाहर्ट्ज का एक स्पेक्ट्रम यहाँ पे उन्होंने एक्वायर किया है।
इसके साथ साथ रिलायंस जियो ने अनाउंस किया है कि वो अपने टैरिफ में हाइक्स लेने वाले हैं। 2021 के बाद पहली बार इंडस्ट्री में हमें टैरिफ हाइक्स देखने को मिल रहा है। रिलायंस जियो ने भी उस टाइम पे टैरिफ हाइक्स किए थे, एंड उसके बाद सीधा अभी इस 2024 में यहाँ पे टैरिफ हाइक्स होने जा रहे हैं। लेकिन एक डिफरेंस ये है कि पहले कंपनी ने प्रीपेड बिजनेस में सही हाइक्स लिए थे, पोस्टपेड बिजनेस में हाइक्स नहीं लिए थे। लेकिन नाउ दे हैव टेकन हाइक्स इन द पोस्टपेड बिजनेस एज वेल। सो प्रीपेड प्लान्स जो सबसे एक्टिव प्लान्स जो है इनके, वहां पे 25% तक का हाइक यहाँ पे देखने को मिला है। वहीं पोस्टपेड प्लान्स में 12.5 टू 17% का टैरिफ हाइक देखने को मिला है। सो दिस मूव, जो टैरिफ हाइक है, दिस मूव वाज वेरी मच एंटिसिपेटेड। काफी टाइम से बात हो रही थी कि पोस्ट इलेक्शन टैरिफ हाइक्स टेलीकॉम सेक्टर में देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज काफी टाइम से 2021 से, जैसे हमने बताया कि 2021 से टैरिफ हाइक्स नहीं हुए थे। एंड अगर हम मैनेजमेंट्स की बातें सुने इस इंडस्ट्री में, बीट मिस्टर सुनील मित्तल, सो सुनील मित्तल सर ने काफी बार ये हाईलाइट किया है कि इंडस्ट्री इज वेरी लाइकली टू गो टू 300 रुपीज का एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, सो पर यूजर। सो करेंटली इंडस्ट्री का जो आरपू है दैट इज अराउंड 180 170 180 के अराउंड रेंज कर रहा है। भारतीय एयरटेल की अगर हम बात करें तो वो 209 रुपीज का आरपू उन्होंने बनाया है। रिलायंस जियो इज ट्रेलिंग एट 182 रुपीज। तो कई टाइम से ये बातें हो रही थी कि 300 का जो आरपू है वो अचीव करना है, एंड अभी जो टैरिफ हाइक्स आएंगे वहां पे 30-40 रुपीज का बेनिफिट देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ आरपू। सो ये एक मेजर पुश रहेगा ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए। एक अच्छी बात है टेलीकॉम सेक्टर की अगर हम बात करें, बिकॉज यहाँ पे आरपू ग्रोथ की बहुत ज्यादा जरूरत थी। रेवेन्यू तो बढ़ रहा था, लेकिन जब प्रॉफिटेबिलिटी की बात आती है तो टेलीकॉम सेक्टर में अभी भी उतनी स्ट्रांग प्रॉफिटेबिलिटी नजर नहीं आ रही थी। वोडाफोन आइडिया इज कंसिस्टेंटली सफरिंग फ्रॉम लॉसेस, तो उसके लिए भी एक बेटर ऑल्टरनेटिव रहेगा कि अगर उनके रेवेन्यूज बढ़ते रहे तो एक अच्छा सिनेरियो बनता है फॉर द ओवरऑल इंडस्ट्री। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग पॉलीकैब। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के प्रमोटर्स 2.04% का स्टेक बेचने वाले वाया ब्लॉक डील टुडे। सो ऐसा सीएनबीसी ने रिपोर्ट किया था। एंड जो प्राइस यहाँ पे जो बैंड यहाँ पे बताया जा रहा है वो अराउंड 6,535 रुपीज टू 6,989 रुपीज का बैंड यहाँ पे रखा गया है, जो कि लास्ट क्लोजिंग से लगभग 6.5% के डिस्काउंट पे है। जो ऑफर रहेगा तो अल्टीमेटली 2000 से लेके 2,150 रुपीज, 150 करोड़ का यहाँ पे डील हो सकती है। अभी अगर प्रमोटर का स्टेक देखे, करंटली इट इज 65.24%, जिसमें से 2.04% प्रमोटर्स यहाँ पे बेचने को देख रहे हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग जोमैटो। जोमैटो ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर द रेस्टोरेंट पार्टनर्स। सो जितने भी रेस्टोरेंट पार्टनर्स है उन्हें स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक स्टाफ हायरिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे जोमैटो ने लॉन्च किया है। उसके साथ साथ रेस्टोरेंट को कई सारे रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस भी फुलफिल करने पड़ते हैं, तो उसमें असिस्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर जीएसटी पे करना है या फिर एफएसएसआई के कोई कंप्लायंस है उनके उनको मीटअप करना है, तो इन सभी के लिए एक रेगुलेटरी सर्विसेज का प्लेटफॉर्म यहाँ पे कंपनी ने लॉन्च किया है। सो कंपनी ने बताया कि ये लगभग लास्ट 6 महीने से इसे टेस्ट मॉडल पे यूज कर रहे थे। मोर देन 3,200 रेस्टोरेंट्स ने ये सर्विस, इनकी सर्विसेज, इस प्लेटफॉर्म की सर्विसेज अभी तक अवेल कर ली है, एंड नाउ दे हैव लॉन्च दिस प्लेटफॉर्म टू अक्रॉस द कंट्री। अभी रिसेंटली एक सिमिलर हायरिंग वाला जो प्लेटफॉर्म है, वैसा सिमिलर प्लेटफॉर्म स्विगी ने भी अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स के लिए लाया है। सो इसके बारे में जब बात कर रहे थे तो जोमेटो के फूड डिलीवरी बिजनेस के जो सीईओ है, सो उन्होंने ये बताया कि दे वांट टू बिल्ड एन एंटायर इकोसिस्टम, एंड इसी में जैसे पहले जैसे जोमेटो इज ऑल्सो इनटू हाइपर प्योर, सो वो वहां से वो रेस्टोरेंट्स को असिस्ट कर रहे हैं, रेवेन्यू इज वो लाके दे रहे हैं रेस्टोरेंट्स को। तो रेस्टोरेंट्स के अराउंड एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो इसी के लिए ये एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है टुवर्ड्स दिस गोल।
सो न्यूज़ तो यहाँ पे खत्म होती है और अब हम बढ़ेंगे हमारे आखिरी सेक्शन की ओर, दैट इज द इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन। सो आज के इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन के सेक्शन में हम बात करने वाले हैं हॉट मनी की। सो क्या होता है ये हॉट मनी, हमें इसके बारे में क्यों बात करनी है, एंड इसके इम्पैक्ट्स हमारी इकोनॉमी पे कैसे पड़ सकते हैं, इन सब के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा। व्हाट इज हॉट मनी, ये समझने के पहले एक न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज इंडिया के सोवरिन बॉन्ड्स जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड होने वाले हैं। इंडियन सोवरिन बॉन्ड्स विल बी इंक्लूडेड इन जेपी मॉर्गन्स ग्लोबल गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट कैटेगरी। यहाँ पे कई सारे इमर्जिंग मार्केट्स के जो सोवरिन सिक्योरिटीज होती है वो यहाँ पे उसका एक इंडेक्स बनाया गया है, एंड उसी इंडेक्स में इंडिया का भी इंक्लूजन होने जा रहा है। ये न्यूज़ काफी टाइम से आ चुकी थी, लेकिन ये जो इंक्लूजन है वो आज यानी कि 28 जून 2024 में होने वाला है। इनिशियली 1% के वेट पे यहाँ पे हमारा इंडिया के सोवरिन बॉन्ड्स यहाँ पे इस इंडेक्स में का एक पार्ट बनेंगे, लेकिन जो वेट है वो एवरी मंथ अभी 1% से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा, एंड बाय मार्च 2025 10% का वेट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा फॉर द इंडियन सोवरिन बॉन्ड। अल्टीमेटली 10% का वेट रहेगा इस इंडेक्स में इंडिया के सोवरिन बॉन्ड्स का। इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं हमें। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इंडिया के सोवरिन सिक्योरिटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे काफी जो फॉरेन मनी है, फॉरेन इन्फ्लोज इंडिया में आ सकता है। एक एक और चीज ये रहेगी कि जब फॉरेन पार्टिसिपेशन आता है तो लोकल जो डोमेस्टिक बोरोइंग कॉस्ट है वो भी थोड़ी सी लोअर हो जाती है हमारी सेंट्रल बैंक के लिए या हमारे गवर्नमेंट के लिए। इसी के साथ साथ जब इन्फ्लोज आते हैं, जब फॉरेन इन्फ्लोज किसी भी कंट्री में आते हैं तो उस कंट्री की करेंसी जो है वो स्ट्रेंथन होती है, यानी कि अगर डॉलर्स इंडिया में फ्लो होना चालू करे तो इंडिया का जो रुपी है वो अप्रिशिएट हो सकता है। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। लेकिन एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट या एट अ रिस्क। क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है? द प्रॉब्लम इज hot money. This hot money is the threat that we could be facing. हॉट मनी क्या होता है बेसिकली? जब भी किसी इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा शॉर्ट टर्म के लिए आता है, और बहुत शॉर्ट टर्म में मतलब जैसे हाई इंटरेस्ट रेट्स होते हैं किसी इकोनॉमी में, तो शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे पैसा आएगा, वहां पे फंड्स आएंगे, एंड उसी के बाद बहुत ही जल्दी ये पैसा बाहर भी निकल जाएगा। हॉट मनी बेसिकली ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अनवांटेड सिनेरियो होता है, बिकॉज इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स है। फर्स्टली जो मार्केट में वोलेटिलिटी है, बहुत सारा जब पैसा आ जाता है तो वोलेटिलिटी सडनली इंक्रीज हो जाती है और बहुत हाई फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलते हैं इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। इसके साथ साथ जो जिस करेंसी में इन्फ्लोज आ रहे हैं, वहां पे उस कंट्री की लोकल करेंसी में बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, एंड दिस कैन इम्पैक्ट देयर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। मतलब अगर उस कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट होगी तो बाहर की कंट्रीज के लिए जो इनसे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं उनके लिए इनके एक्सपोर्ट्स जो है वो और ज्यादा महंगे हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जब यहाँ ये जो शॉर्ट टर्म वाला मनी है तो ये ज्यादा टाइम इकोनॉमी में तो रहेगा नहीं, एंड ये जैसे ही इकोनॉमी के बाहर मूव आउट होगा तो उस कंट्री की जो करेंसी है वो बहुत तेजी से डिप्रिशिएट हो सकती है। एंड करेंसी डिप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन अगर बहुत ज्यादा एकदम से होता है, एकदम ऑल ऑफ अ सडन होता है, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। इसके साथ साथ जब मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती है सेंट्रल बैंक्स की, वो भी इट ऑल्सो गोज फॉर अ टॉस, बिकॉज एक थॉट प्रोसेस देके सेंट्रल बैंक्स कुछ थॉट्स देके एक मॉनेटरी पॉलिसी सेट करती है, लेकिन व्हेन हॉट मनी कम्स इन तो जो सिनेरियोज होते हैं, जो अजम्पशंस होते हैं वो फेल हो जाते हैं, एंड इस ऐसे समय पे सेंट्रल बैंक्स को इंटरवीन करना पड़ता है जस्ट टू मेक श्योर कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी ना आ जाए इन द इकोनॉमी एज वेल एज इन दिस exchange rates।
सो अभी आरबीआई क्या करेगा? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि जो भी अभी डॉलर का इन्फ्लोज यहाँ पे आएगा, दैट विल बी एब्जॉर्ब बाय द रिजर्व बैंक, और वो अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में इसको ऐड कर देंगे। सो इस बेसिकली रिजर्व बैंक ये चाहता है कि इंडिया का जो रुपी है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली अप्रिशिएट नहीं हो जाए, बिकॉज अगेन हमने डिस्कस किया कि एक्सपोर्ट का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही इंपोर्ट्स हमारे लिए चीपर हो जाएंगे व्हेन द रुपी अप्रिशिएट्स, लेकिन अगर हमारा एक्सपोर्ट बाकी कंट्रीज के लिए महंगा होने लगेगा तो हमारे जो ट्रेड्स है वो कम हो सकते हैं, एंड अल्टीमेटली ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छी साइन नहीं रहेगी। और इसी के साथ साथ जब मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ जाती है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट्स या बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल मार्केट्स को स्टेबल रखने के लिए एंड जो लिक्विडिटी है उसे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, एंड इसीलिए भी रिजर्व बैंक जो है डॉलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट हॉट मनी। इंडिया का जो बॉन्ड इंक्लूजन है उससे काफी ज्यादा फंड फ्लोज यहाँ पे इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। काफी सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बॉन्ड मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड इन फ्रॉम द इमर्जिंग मार्केट पर्सपेक्टिव, अगर 1 ईयर डाउन द लाइन अगर हम बात करें, 10% ऑफ दिस इंडेक्स वुड बी इंडियाज वेटेज। तो काफी ज्यादा फंड्स यहाँ पे आ सकते हैं, एंड इसको मैनेज करने के लिए ये जो हॉट मनी आएगा इसके लिए जो हमारी रिजर्व बैंक है वो डॉलर्स जो है वो अपने अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में ऐड करते जाएगी। सो आई होप आपको आज का ये इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन का सेक्शन पसंद आया और ये पूरा वीडियो भी पसंद आया हो। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।